गरीब दर्जी बहू की घास की साड़ी और घर। देखो शालिनी, मैंने साड़ी की फॉल लगा दी है और मैंने सूट की अच्छे से तुरपाई भी कर दी है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरा दर्जी का काम कितनी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले ये सब कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बातें बाद में कर लेना, ये लो जल्दी से नींबू पानी पी लो। बाजार में तो नींबू के भाव चांदी के भाव जितने चल रहे हैं, तो तुमने ये नींबू पानी कैसे बनाया? वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी, तो मैंने उनके घर के थोड़े बहुत काम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले मुझे ये नींबू दे दिए। ये भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम गरीबों को गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अदिति की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। शालिनी इन सभी बहू में से सबसे बड़ी बहू थी जो दर्जी का काम करती थी। वहीं बाकी घर संभालने के साथ साथ शालिनी के दर्जी के काम में मदद भी किया करती थी। इन पांचों के पति सड़कों पर झाड़ू और मजदूरी करने का काम करते थे, जिससे ये मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। अरे वाह शीला, तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। वो तो अच्छा लगेगा ही ना, पूरे 1 लाख रुपए जो लगाए हैं घर के रेनोवेशन और पेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तुम पांचों को भी अपनी ये बाबा आदम के जमाने की गुफा को रेनोवेट करवाना चाहिए। न जाने इतनी गर्मी में तुम लोग इस गुफा जैसे घर में कैसे रहते हो। खिड़की दरवाजे तो ऐसे हैं कि अगर किसी का हाथ लग गया तो वहीं टूटकर गिर जाएंगे। पांचों बहू की घर की बेइज्जती करके घमंड दिखाते हुए शीला अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर की इतनी बेइज्जती होता देख पांचों बहुओं को ही काफी दुख होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि धरती लोक पर नहीं बल्कि सूर्य ग्रह पर पहुंच गया हूँ। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में गुफा में सोओगे तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी? क्या गुफा? और नहीं तो क्या, ये गुफा क्या आप लोगों को घर दिखाई देती है? शादी को इतना समय हो गया है लेकिन हम एक ढंग के किराए के मकान में भी नहीं रह सके। कभी कभी तो लगता है इस गुफा जैसे घर को छोड़कर जंगलों में चले जाऊं और वहीं रहूं। याशिका की बातें सुन सभी लोगों को इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी देखते हुए वो कुछ नहीं कहते और ऐसी ही गरीबी में उनके दिन बीतने लगते हैं। अमृता, अगर तुम ना होती तो इतनी गर्मी में हमें ये ठंडा पानी पीना भी नसीब नहीं होता। जमीन ठंडी रहती है ना, इसलिए मैंने पानी के मटके रखना शुरू कर दिया था ताकि कड़ी से कड़ी गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल सके। कल रात थोड़ी बहुत चैन की नींद नसीब हुई थी। वैसे ये कपड़ा गीला कर ओढ़ कर सोने का आइडिया सच में कमाल का निकला। अब तो मैं रोज ऐसे ही सोऊंगी। पांचों बहुएं हमेशा अपने ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ से गर्मी से थोड़ा बहुत बैक लिया करती थी। शालिनी देखो ना, मेरी साड़ी फिर से फट गई, इसे सिल दो। कितनी बार एक ही साड़ी को बार बार सिलकर पहनेंगे? जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक एक भी साड़ी नहीं पहनी है। वही 2-3 साड़ियों को सिल कर ही पहन रहे हैं। अदिति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से साड़ी वाले की आवाज आती है, जिसे सुन पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आती हैं। अरे भाई साहब, ये नीली वाली साड़ी दिखाइए। अरे बहन जी, आप लोग वहाँ क्यों खड़ी हैं? देखिए मेरे पास एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं, बनारसी, सूती, लखनवी, जरी वाली। बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? अरे भाई साहब जी, आप किन से साड़ी लेने के लिए पूछ रहे हैं जो एक ही फटी हुई साड़ी को सिल कर पहनती हैं? इनकी एक सूती की साड़ी लेने की तो औकात नहीं है। ये क्या ही महंगी साड़ियां लेंगे। अपनी पड़ोसन मोना और अलीशा को अपनी इतनी बेइज्जती करता देख पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा घर के अंदर चली जाती हैं। पांचों बहुएं इस गर्मी और गरीबी से परेशान हो चुकी थीं। पांचों बहुएं आंगन में बैठ एक दिन झाड़ू बर्तन कपड़े कर रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। लगता है बहुत जोरों से तूफान आने वाला है। चलो जल्दी घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी तेज आंधी की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है और साथ ही साथ उनके घर की दीवारें भी टूटकर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये तूफान गांव में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में आया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अपने घर के टूट जाने की वजह से पांचों बहुएं बहुत रोती हैं। शाम होते ही इन सब के पति घर आते हैं और ये सब नजारा देख उन्हें भी काफी दुख होता है, जिसके बाद अब वो सभी सिर छुपाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रात वहीं गुजार लेते हैं। जहां ये सभी लोग रहते थे वहां पर एक बड़ी सी नदी भी बनी हुई थी जो तूफान की वजह से काफी गंदी हो गई थी, जिसे देख पांचों उस नदी की सफाई करते हैं और ऐसे ही उनके कई दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है इसी नदी के अंदर कूदकर जान दे दूं, कम से कम इन चीजों से छुटकारा तो मिलेगा।
अमृता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी का तो नाम ही संघर्ष है, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। शालिनी की बात सुन नदी किनारे बैठी सभी बहुओं की आंखों में आंसू आते हैं। तभी उनके आंसू नदी के अंदर जा गिरते हैं। उनके आंसू जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तो नदी के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनके सामने नदी की रानी बाहर आती है। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी है और मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम पांचों ने मेरी नदी को साफ किया, यहाँ आसपास सफाई रखी और आज तुम लोग बैठकर ऐसे रो रहे हो। बताओ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उस रानी की बात सुन सारी बहुएं उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुन वो रानी पांचों बहू को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है। उस नदी के अंदर की जमीन, मछली, घर सब कुछ घास का बना हुआ था। ये सब देख पांचों बहुएं बहुत हैरान होती हैं। ये सब हकीकत है या कोई सपना? ये सपना नहीं, हकीकत है। ये घास जादुई घास है जिसकी मदद से तुम लोग कुछ भी बना सकते हो और वो चीज बिल्कुल असली चीज की तरह ही काम करेगी। तुम लोग चाहो तो यहाँ से ढेर सारी जादुई घास ले जा सकते हो। नदी की रानी, आपका बहुत बहुत। पांचों बहुएं उस जादुई नदी के अंदर से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती हैं और सबसे पहले उन जादुई घास से अपना घर बनाने लगती हैं। क्या इस घास से हम लोगों का घर बन पाएगा? ये मामूली नहीं, जादुई घास है। नदी की रानी ने कहा था कि इस घास से बनी हुई सभी चीज असली चीजों की तरह ही काम करती है। क्या पता ये घास का घर भी हमारा असली घर हो। पांचों बहुएं कुछ घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा सा घास का घर तैयार कर देती हैं, जिसमें वो पांचों अलग अलग कमरे भी बनाती हैं। साथ ही साथ वो बाथरूम और रसोई घर भी बनाती हैं, जिसमें घास का चूल्हा, घास के बर्तन और कमरों में घास का पलंग, कुर्सी। जादुई घास होने की वजह से सारी चीज असली चीजों की तरह बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग अपने घर के अंदर खड़े हैं, वो भी एक ऐसा घर जो असली घर से भी ज्यादा मजबूत और अच्छा हो। अब तो हम यहाँ आराम से रहेंगे। जादुई घास होने की वजह से हमारा ये घास का घर भी कितना ठंडा है। अब तो यहाँ हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ आराम से घर में रहती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सच में अब तो हद हो गई है। मन कर रहा है ये बची कुची साड़ी ले जाकर फेंक दूं। क्या हुआ अदिति, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो खुशी के मारे नाचूं। उस दिन तुमसे साड़ी सिलवाई थी, देखो आज फिर से ये साड़ी फट गई। अदिति की बात सुन शालिनी के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद शालिनी दोबारा उस जादुई नदी के अंदर जाती है और वहां से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ घंटे के अंदर ही घास की बनी हुई 5 साड़ियां तैयार कर देती है। साड़ियों के बॉर्डर पर वो तरह तरह के फूल भी लगाती है, जिसके बाद अब जैसे ही पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनती हैं, इस घास की साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैंने रुई की साड़ी पहन रखी हो। अब इन घास की साड़ियों में हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम आराम से रहेंगे। पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनकर काफी खुश होती हैं। जिस तूफान से इन पांचों का घर टूटा था, उस तूफान में गांव में और भी कई लोग थे जो बेघर हो गए थे। ये सब देख पांचों बहुएं उन लोगों के लिए जादुई घास से घर बनाती हैं। अरे आप लोग तो हमारे लिए देवी हो। जो चीज सरकार और अमीर लोग न कर सके वो आपने कर दिया। आपका एहसान हम कैसे चुकाएंगे। जादुई घास के घर बनाने के साथ साथ पांचों बहुएं गरीब औरतों के लिए घास की साड़ियां भी बनाती हैं, जिन्हें वो काफी सस्ते दामों में बेचती हैं। बरसों से सपना था कि सूती की साड़ी लूंगी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी की वजह से ना ले सकी। लेकिन आज आपकी वजह से मैं रुई जैसी मुलायम साड़ी पहन सकूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरतमंदों की मदद कर पांचों बहू काफी खुश थीं। वो घास की साड़ी बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए थे, जिनको अब वो बुटीक में लगाती हैं और बुटीक खोलती हैं। घास की तरह तरह की ड्रेस बनाकर बेचती हैं और अब उन सब के पति अपना खुद का काम शुरू कर देते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी सही राह पर आने लगती है। गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह से धुएं में परेशान देखकर जोया आकर कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े।
इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ घर लौट आता है। उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। उफ, अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए बोली, क्या सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं? मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं। बचपन की दुर्घटना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गई, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न हो, इसलिए दोनों ने खुद की अपनी औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तिल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट काट कर खाने लगता है। अपनी गरीब चाचा चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है। वो रो पड़ती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इन सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के गरीब चाचा चाची को उसे जितना प्यार था उतना ही स्नेह उसे भी था। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है। हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला मरियम, कुछ तो कर लूंगा। लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना। मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर
बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाई जान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा, इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतर कर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगाकर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमजादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भरकर खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के गरीब चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहां उनका खूब स्वागत होता है और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं।